सर डेविड लिंडसे को पढ़ते हैं। तो सर जो डेविड लिंडसे हैं, इनकी जो टाइमिंग है वो है 16th सेंचुरी के हाफ तक। और इन्होंने राजा जो जेम्स फोर्थ है, पहली बात तो ये कहाँ के, स्कॉटलैंड के। जैसे हमने स्कॉटिश चौसेरियंस को पढ़ा था ना, तो स्कॉटिश चौसेरियंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये स्कॉटलैंड के लोगों के लिए। इन्होंने वहां पे समाज सुधार के लिए काफी काम किया। और जो इनका आगे हम पढ़ेंगे, इनका जो मेन वर्क है उसके विषय में, कि कैसे करके इन्होंने उस समय के चर्च पे और राजनीतिक परिस्थितियों पे एक सटायर लिखा। तो ये राजा के दरबार में फोर्थ के में जो एक राजकुमार है जेम्स फिफ्थ, उसके मतलब उसको पालने के लिए, एंटरटेन एंड केयर्ड फॉर द इन्फेंट किंग, ठीक है, वहां पे ये रहते हैं। और अपने विषय में बताते हैं कि कैसे करके जेम्स फिफ्थ जो बाद में राजा बनेगा, जेम्स ये फिफ्थ, उसको उसके साथ इनका कितना पर्सनल बॉन्ड है, ये इसमें दिखाया है। तो इस जो इनका राजा के साथ बॉन्ड है, तभी ये राजनीति पे उस समय पे व्यंग कर पाते हैं। और रोज टू कैरियर जो है इनका, बिकम लॉयन किंग ऑफ आर्म्स, ये उस समय के काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हाईएस्ट हेराल्डिक ऑफिस, मतलब जो सबसे बड़ा पद राजा देता है इनको ऑफिस में, स्कॉटलैंड डिप्लोमेटिक मिशन, इसलिए डिप्लोमेटिक मिशंस पे भी ये जाते हैं। एडिनबर्ग में डाई कर जाते हैं, मृत्यु होती है इनकी। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, फुल स्कॉटिश रिफॉर्मेशन ऑफ 1560 स्वेप्ट द कंट्री। उस समय जो ये चल रहा था वहां पे, कैथोलिक जो चर्च की मान्यताएं थी, उसमें जो हिपोक्रेसी है उसके खिलाफ, तो उस समय पे इनका निधन हो जाता है। ये है इनका मेन वर्क, मास्टर वर्क, ये है एनी सटायर ऑफ द थ्री स्टेट। ये स्कॉटिश लैंग्वेज है, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका फुल नाम ये है। और ये जो प्ले है, ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1540 में। शॉर्ट वर्जन इन द, ये अलग अलग तरीके से, फुल वर्जन परफॉर्म एट द क्यूपर। तो ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि उस टाइम पे ये उनका वर्क है। और ये जो जेनरा है क्या है, पॉलिटिकल मोरलिटी प्ले। तो दूसरे जो मोरलिटी प्ले पहले भी पढ़े हैं, कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले इन स्कॉटिश लिटरेरी हिस्ट्री, बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो इसमें क्या है, पॉलिटिक्स पे भी, मतलब राजनीतिक सुधारों पे भी, और धार्मिक सुधारों की, दोनों की वकालत इन्होंने की है। वो जो थ्री स्टेट्स हैं वो कौन कौन से, क्लेरजी हैं। क्लेरजी किनको बोलते हैं, जो चर्च मतलब पादरी, चर्च से रिलेटेड जो स्टाफ है, पादरी हैं, पुजारी हैं, पार्टनर्स हैं, ये सब लोग। नोबिलिटी से रिलेटेड लोग, मतलब राजा के जो सामंत वगैरह होते हैं, कुलीन जो लोग हैं वो, उन सबको लेके उन पे व्यंग किया है। वैसे इन्होंने करेक्टर बना के दिखाए फिर। और कॉमन्स लोगों को भी उसमें लिखा, रिप्रेजेंट एज द सफरिंग। ये दिखाया कि ये लोग बेचारे पीड़ा, मतलब पीड़ित होने के लिए ही पैदा होते हैं, ऐसी स्थिति इनकी दिखाई है। उसमें ऐसे करेक्टर्स यूज किए हैं, जैसे कि रेक्स ह्यूमैनिटास होता है, जो वहां पे क्या बनता है, वेल इंटेंशन किंग, मतलब जो अच्छी इच्छा तो रखता है लेकिन करप्टेड बाय फ्लैटर्स। फ्लैटर्स के जो द्वारा जो वो कुछ नहीं कर पाता, फिर चापलूसों से घिरा रहता है। तो ये फ्लैटरी, फाल्सेट, ये सब करेक्टर उसमें दिखाए। जॉन द कॉमनवेल्थ, गरीब व्यक्ति के लिए। और ये पार्टनर दिखाया है, जो पहले से ही देखते आ रहे हैं कि इस पे चर्च पे आप सोचो कि मतलब सैकड़ों साल, मतलब लगभग जब इससे भी पिछली शताब्दी में कौन होते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर में जो लिखते हैं काफी, चौसर। चौसर भी पार्टनर पे व्यंग करते हैं। विलियम लैंगलैंड भी उस समय से समाज सुधारों पे बात करते हैं। तो सैकड़ों साल तक चर्च के पाखंड के खिलाफ बात चली, तब यूरोप में जाके सुधार हुआ। तो जो वहां जब चला, और यहां तक होता है स्कॉटलैंड में तो धार्मिक सुधार की, वो जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके वहां स्कूल और यूनिवर्सिटीज बना देते हैं। तो इसीलिए फिर वहां से वो प्रोटेस्टेंटिज्म और ज्यादा बढ़ता है। और ये लोग फिर प्यूरिटन्स के रूप में जिनेवा जाते हैं, और फिर वहां से ये अमेरिका तक पहुंचते हैं लोग। ये एक अलग तरीके की हिस्ट्री है। फिर वो परफॉर्म्ड बिफोर थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स इंक्लूडिंग द किंग हिमसेल्फ। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि ये राजा के सामने और हजारों दर्शकों के सामने ये नाटक दिखाया गया था। और इसने सहायता की इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट बनाने में स्कॉटिश रिफॉर्मेशन के। तो स्कॉटिश रिफॉर्मेशन का मतलब है स्कॉटलैंड में जो धार्मिक सुधार हुए थे, जो कैथोलिक जो एक मतलब उनकी मान्यताएं हैं, चर्च की जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ। कि पोप जो लोग हैं, वो या जो पादरी हैं, वो पैसे दे करके
पाप मुक्ति के पत्र बांटते हैं। जो कोई मर जाता है, मरने के बाद उसकी संपत्ति को दूसरे जो उसके परिवार वाले हैं उनसे जो कीमती सामान है वो ले लेते हैं और टैक्स के रूप में। तो इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि अगर धर्म को मानना है तो बिचौलियों को हटाओ, सीधे बाइबल को मानो। तो जॉन स्कैलटन को भी हम आगे पढ़ेंगे, उनका जो मैग्निफिसेंस है इंग्लिश का जो प्ले, उसके साथ इसका कंपेयर किया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंस है कि अभी कुछ साल पहले एडिनबर्ग फेस्टिवल में 1948 में भी इसको क्या किया गया था, दिखाया गया था, रीडिस्कवर्ड एज ए स्कॉटिश मास्टरपीस इसको मानते हैं। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है सटायर ऑफ द थ्री स्टेट्स इसके बारे में कि इसमें क्या है। तो अगर हम इतना जान लिए तो इजीली हम बता सकते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस है। ये क्या है, जो दूसरे जो विकल्प है कि ये सेक्युलर है, तो ये सेक्युलर नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म पे चर्चा की गई है, धर्म की शुद्धि, कि धर्म का सही रूप क्या हो सकता है उस पर बात हुई है। और ये इमोरल, इसमें कोई अश्लीलता भी नहीं है। तो ये है इसकी कहानी। दूसरे इनके जो वर्क हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में सामान्य उनके नाम आदि या जब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रख लें तो ठीक है कि इन्होंने अन्य जो वर्क लिखे हैं वो कौन से हैं। तो जो इनका इंपॉर्टेंट है वो तो हमने देख ही लिया, यानी सटायर ऑफ द थ्री स्टेट्स, ये 1540 का। उसके बाद में द ड्रीम के नाम से है ये। तो ये क्या है, 1528 का ये एल्गोरिकल ड्रीम विजन है। ये एल्गोरिकल कई पहले से ही पढ़ चुके हैं हम कि एल्गोरिकल ड्रीम विजन क्या होता है, पिछले राइटर्स को भी कई सारों को, चौसर ने भी एल्गोरिकल यूज किया, विलियम लैंगलैंड ने भी किया। तो ये सब, ये भी एक एल्गोरिकल ड्रीम विजन वाली कविता है। तो इसमें एक मार्गदर्शक होता है जो कवि को नर्क, शुद्धि लोक और पैराडाइज आदि में लेके जाता है, परगेटरी में, हेल में और हेवन सब की यात्रा कराता है। और द कंप्लेन टू द किंग, इसमें भी ये राजा जेम्स पंचम को एक शिकायती पत्र लिखते हैं कि मतलब अपनी स्थिति को बेगिंग लेटर लिखते हैं, और जैसे थॉमस ऑकलीव ने लिखा था वैसे ये लिखते हैं। और फिर आगे टेस्टामेंट ऑफ द पेपिग्नो, ये एक सटायर है और एल्गोरिकल कविता जिसमें एक तोता होता है पेपिग्नो नाम का, वो पेड़ से गिर जाता है, उसकी देखभाल के लिए जो अन्य पक्षी आते हैं वे वास्तव में भ्रष्ट चर्च का प्रतीक है। तो ये तोता मरने से पहले क्या करता है, अपनी वसीयत लिखवाता है जिसमें वो स्कॉटलैंड और वहां के भ्रष्ट पादरियों की कड़ी आलोचना करता है। ठीक है, तो ये है टेस्टामेंट ऑफ द पेपिग्नो में। तो वो दिखाता है कि कैसे करके मतलब जो पैरट है ना वो उल्टा उसकी देखभाल, जैसे मरने के बाद में ना जैसे अपने यहाँ भारत में भी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो इतनी काल्पनिक होती हैं, और उनका होती थी वो मतलब प्रति अभी होती थी वे किसी और कारण से, उनको पहले धीरे धीरे करके उनके अर्थों का अनर्थ, फिर वो प्रतीकात्मक, फिर वो केवल हिपोक्रेसी या पाखंड बन के रह जाते हैं। तो ये इसमें दिखाया है। फिर इन्होंने जो मोनार्क लिखी, ये बहुत ही बड़ी विश्वकोश कही जाती है इनकी, जो 6000 से भी अधिक लाइनों में फैली हुई है। इसमें दुनिया के निर्माण आदि से लेके तत्कालीन समय तक का वैश्विक इतिहास लिखा। और फिर इन्होंने एक स्क्वियर मेल्ड्रम, स्कॉटलैंड का एक वास्तविक जमींदार विलियम मेल्ड्रम के जीवन पर आधारित एक वर्ष रोमांस लिखा। तो ये एक शिवलरिक एडवेंचर से भरी रचना है और लिंडसे की शुद्ध साहित्यिक और मनोरंजक कृति है ये। इसमें कोई सीधा जो है ना राजनीतिक वो नहीं है, एडवेंचर है केवल ना, शिवलरिक एडवेंचर, शुद्ध साहित्यिक मनोरंजन, मतलब कोई सुधार नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें उसके ऊपर है ये। तो इनका लिटरेरी सिग्निफिकेंस और प्लेस क्या है हिस्ट्री में वो आप देख ही सकते हैं। मोस्ट वाइडली रीड पोएट इन 16th सेंचुरी स्कॉटलैंड, द ब्रिज, इन्होंने स्कॉटिश जो चौसेरियंस हम पहले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, तो उनके साथ में और बाद के लोगों के साथ में इन्होंने एक ब्रिज बनाया। जॉन नॉक्स जो क्या करते हैं, प्योरली पॉलेमिकल होते हैं। पॉलेमिकल मतलब जो केवल एक विद्रोह करते हैं। ये कैल्विन जो होते हैं उनके शिष्य हैं जॉन नॉक्स, जो सामाजिक सुधार की बात वहां पे करते हैं। तो उनके लिए और जो स्कॉटिश चौसेरियंस उन सबके एक जो परंपरा चली आ रही है, धीरे धीरे करके ये इस तरीके से कर पाते हैं। कंपेयर टू जॉन स्केलेटन, जो अभी हम जॉन स्केलेटन को पढ़ेंगे अगले लेसन में, तो एज द टू फाइनेस्ट मोरलिटी ड्रामाटिस्ट इन द ब्रिटिश ट्रेडिशन, तो इनको बहुत अच्छे मोरलिटी, अब जो हमने कभी मोरल ड्रामा की शुरुआत जो है, जो ड्रामा के लेसन में हम पहले देख चुके हैं, तो ये मोरलिटी ड्रामाटिस्ट में आप इनका नाम याद कर सकते हैं। टू फाइनेस्ट मोरलिटी ड्रामाटिस्ट, जॉन स्केलेटन और कौन, जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, लिंडसे को।
तो इनके बारे में ये पूरा डिटेल इस टेबल में है कि इन्होंने जैसे स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एवरी मैन, ट्रेडिशनल मोरलिटी प्ले एवरी मैन को हम पहले पढ़ चुके हैं। लिंडसे ने सटायर में मोरलिटी को लिखा कि लोगों को अपनी नैतिक आवाज को सुनना चाहिए और अपनी नैतिकता को पहचानना चाहिए। तो ये इनकी स्थिति है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसने उन्होंने पहले जो चलता था वो सेवन डेडली सिंस को, मतलब जो सात पाप होते हैं कि पेटूपन है, कैसे लोगों में लालच आ जाता है, ये सब ग्रीड वगैरह, लेकिन इन्होंने करप्ट चर्च को आधार बनाया। तो अगर ये मॉडल क्वेश्चन भी करेंगे तो विलियम जे लॉन्ग डिस्क्राइब्ड सर डेविड लिंडसे द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्कॉटिश, द पोएट ऑफ द स्कॉटिश रिफॉर्मेशन हुज रिलीजियस बिजनेस इट द वाज टू मेक रूलर्स अनकंफर्टेबल बाय टेलिंग देम अनप्लीजेंट ट्रूथ्स। तो वो सच तो बताता है, लेकिन क्योंकि राजा को उसने खुद पाला था, उसके नजदीक संबंध थे, और वो उस समय राजा भी खुद चर्च के पाखंड से परेशान थे, लेकिन राजा को खुद अथॉरिटी नहीं थी कि वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ कुछ कोई डिसीजन दे सके, तो इसलिए ये इनको बढ़ावा दे देते हैं। द की कैरेक्टर्स ऑफ द रेक्स ह्यूमैनिटास, फ्लैटरी, falset, deceit एंड द जॉन द कॉमन वेल appear इन विच वर्क, ये सब किस में आए हैं? तो एनी सटायर ऑफ द थ्री स्टेटिस। तो इस तरीके से हमने ये जॉन लिंडसे को पढ़ा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।